myself Nikhil Singh. I am Dhruv Kiawat. Myself Keegan Sharma. My name is Rubin Jain. मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर है। मेरा नाम हनी अग्रवाल। आई एम निकिता शर्मा। मेरा नाम कनिष्का जैन है। माय नेम इज रिया सिंघई। दिस इज मानवी वाजपेयी। जब हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्विच ऑन करते हैं, इमीडिएटली उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, डिवाइस चलने लगता है। यह सब हमारे लिए एक जादू जैसा होता है। पलक झपकते ही सब होने लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कहाँ बनती है ये इलेक्ट्रिसिटी और कैसे आती है घरों तक? पावर स्टेशन से घर तक आने में इसको 3 फेज लगते हैं। पहला पावर जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए जनरेशन के बारे में जानते हैं। घर तक आने में इलेक्ट्रिसिटी बड़ा लंबा सफर तय करती है। इस सफर का पहला स्टेप होता है पावर स्टेशन या पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का बनना। यह पावर प्लांट हमारे घरों से कई 100 मील या कई हजारों मील दूर होते हैं। पावर प्लांट भी कई तरह के होते हैं। कुछ कोयले को या फिर कुछ नेचुरल गैस को यूज करते हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ कुछ प्राकृतिक पावर के सोर्स भी हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, डैम्स, सोलर प्लेट्स और विंड टर्बाइंस। इन सभी पावर प्लांट्स में जनरेटर मशीन की मैग्नेट घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यह इलेक्ट्रिसिटी 11,000 किलोवोल्ट की होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में हम जनरली एनर्जी को 11 किलोवोल्ट पे ही क्यों जनरेट करते हैं? इसका रीज़न यह है कि अगर हम एनर्जी को 11 किलोवोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर जनरेट करेंगे तो इंसुलेशन में डिफ़िकल्टीज आएंगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेगा। और अगर एनर्जी को 11 किलोवोल्ट से कम वोल्टेज पर जनरेट करते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे एनर्जी लॉसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्सेसिव हीटिंग के कारण आग लगने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए हम एनर्जी को 11 किलोवोल्ट पे जनरेट करते हैं, जिससे एनर्जी लॉसेस, इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बना रहे। पावर प्लांट पे जनरेटेड 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। वो पावर स्टेशन से ग्रिड सब स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम इसे हाई वोल्टेज और लो करंट पे ले जाते हैं। अगर हाई करंट पे ले जाते तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती और लॉसेस भी बहुत होते। अभी तक हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सब स्टेशन तक आती है। अब हम देखेंगे कि कैसे वही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सब स्टेशन से हमारे हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, हमारे कंजप्शन के लिए हम तक पहुंचाई जाती है। Now the electricity will transfer from grid substation to main substation with the help of high voltage transmission wire. Those wires are supported by huge towers. At the main substation, that 132 kilovolt is converted into 33 kilovolt with the help of step down transformer. नाउ जो कि हमने कन्वर्ट किया है 33 किलोवोल्ट, उसमें से कुछ पार्ट हम ट्रांसमिट कर देते हैं फॉर द ह्यूज इंडस्ट्रीज, फॉर द हैवी इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, बिकॉज दे नीड हाई पोटेंशियल, सो दे डायरेक्टली गेट 33 किलोवोल्ट फ्रॉम द मेन सब स्टेशन। अब जो बची हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे इंटरमीडिएट सब स्टेशन में आ जाती है। We use high potential for the transmission of electricity so that it can travel long distance very easily. अब intermediate substation में with the help of step down transformer हमारा 33 किलोवोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं 11 किलोवोल्ट। पावर स्टेशन से हमारे सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है? ऑब्वियसली वो हमारा वर्चुअल पार्ट में था, जो कि प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज हम यहाँ पे अपने सब स्टेशन में, एरिया के सब स्टेशन पे आ चुके हैं, जो प्रैक्टिकली पार्ट में दिखाएंगे कि हमारे घर पे जो है ये हमारा सब स्टेशन जो है वो 33 केवी को हमारे 11 केवी में कैसे कन्वर्ट करता है और हमारे घरों पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। तो आइए देखते हैं।
वायर आप इस पोल से आता हुआ जुड़ता देख सकते हैं। ये 3 वायर जो है एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक करंट कैरी करने का काम करते हैं। ये इस पोल से जुड़े हुए होते हैं एक इंसुलेटर की मदद से। एक इंसुलेटर बना होता है 3 प्लेट से मिलकर। हर एक प्लेट की क्षमता होती है 11 किलोवोल्ट के करंट को सहने की। इसी प्रकार ये इंसुलेटर 33 किलोवोल्ट तक के करंट को सहन कर सकता है। ये इंसुलेटर बना हुआ होता है पोर्सिलेन से, जो कि एक नॉन कंडक्टिंग सिरामिक मटेरियल है। इस इंसुलेटर के बिना इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट वायर से पोल के अंदर फ्लो कर जाएगी, इसलिए पोल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे हम इंसुलेटर इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद वायर्स जंपर्स के थ्रू AB स्विच से कनेक्ट किए जाते हैं। AB स्विच का फुल फॉर्म है एयर ब्रेक चेंज ओवर स्विच, और ये पावर ट्रांसमिशन का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। इसकी मदद से पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के बीच का सर्किट कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। ये कनेक्शन या डिस्कनेक्शन का प्रोसेस इस लीवर के थ्रू मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको इस सर्किट AB स्विच की मदद से ब्रेक करना है तो बेसिकली आपको लीवर नीचे की तरफ पुश करना है, जिसकी मदद से ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपको वापस इसको ऑन करना है तो आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा, जिस वजह से वापस कनेक्शन रिबिल्ड हो जाएगा। पूरे पोल के मैकेनिकल लोड को सस्टेन करने के लिए हम गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रैंड्स का यूज़ करते हैं, जिनको कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रे वायर्स कहा जाता है। ये स्टे वायर्स पोल्स से इंसुलेटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और इन इंसुलेटर्स को हम स्टे इंसुलेटर्स का नाम देते हैं, जो कि प्रोबेबल करंट लीकेज डैमेज को रिड्यूस करने का काम करते हैं। 33 kVA के 3 वायर्स अब बसेस पार्ट पे आ जाते हैं। बसेस पे ये इंसुलेटर्स पे कनेक्ट होते हैं, जिससे कि करंट हमारा बसेस के पोल्स पे ना जाए। अब हमारे जो 33 kVA 3 वायर जंपर्स के थ्रू हमारे एनर्जी मीटर पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एनर्जी मीटर एक्चुअली हमारे 33 kVA की एनर्जी को मेजर करता है, और यह भी बताता है कि हमारे सब स्टेशन में टोटल कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई। अब एनर्जी मीटर से फिर अगेन 3 जंपर्स के थ्रू हम अपनी 33 kVA की सप्लाई को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारी जो ये 33 kVA की सप्लाई है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द बसेस पार्ट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे जो सब स्टेशन है उनमें पत्थर्स क्यों बिछाए जाते हैं। तो पत्थर्स बिछाने के सबसे पहला रीज़न हमारा ये होता है कि जिससे कि हमारे घास वगैरह जो ग्रासेस जो हैं वो हमारे सब स्टेशन पे ना उगे। सेकेंड रीज़न, जब हम कभी भी अप्लाइंसेस पे अपने ऑयल्स वगैरह डालते हैं तो ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं, जिससे कि फिसलन वगैरह ना हो, इसलिए हम पत्थर बिछाते हैं। थर्ड सबसे मेन रीज़न ये है कि हमारे ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, तो हमारे पत्थर जो है उन वाइब्रेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। अब मैं आपको बसेस पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बसेस क्या होती हैं। बसेस एक्चुअली दो पावर सप्लाई मीन्स एक पावर सप्लाई कहीं दूसरे एरिया में जा रही है और अगली पावर सप्लाई किसी दूसरे एरिया में जा रही है। तो बसेस के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड, वो दो पावर सप्लाई आपस में कनेक्टेड होती है। यानी कि अगर कभी भी हमारी सप्लाई किसी बाई चांस कभी भी सप्लाई खराब हो गई किसी भी एरिया की, तो हम बसेस के थ्रू दूसरी पावर सप्लाई की हेल्प से अगली पावर सप्लाई को ईजिली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे दो पावर सप्लाईज यानी कि दो बसेस लगी हुई हैं। एज यू कैन सी दिस वन इज़ द फर्स्ट बस, और ये बीच में आपस में एक दूसरे द्वारा कनेक्टेड है, एंड लास्ट वन इज़ द सेकेंड बस। तो हमारे पास यहाँ पे मीन्स दो बसेस हैं। इट मीन्स हमारे पास एक बस 1 है एंड बस 2। तो जो बस 1 है, जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, 33 kVA के जो 3 वायर्स आए थे, तो वो 33 kVA के 3 वायर्स ये हमारे बस 1 पे आके कनेक्ट हुए हैं। एंड नाउ कम टू द बस 2। तो बस 2 के लिए जो है किसी और सब स्टेशन से कहीं दूसरे रूट के थ्रू हमारी जो है 33 kVA की ये 3 वायर्स आ रहे हैं, और ये 3 वायर्स सेम जैसे बस 1 पे हमने एक्सप्लेन किया, सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, और ये 33 के 3 वायर्स जो है वो आके हमारे बस 2 पे आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। शो करना चाहूँगा कि हमारे ये दोनों बसेस जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि अगर हमारी इधर की सप्लाई खराब होती है तो हम उधर से कैसे सप्लाई ले सकते हैं, और उधर की खराब होती है तो हम इधर से कैसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे 33 kVA के 3 वायर्स आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन हमें बसेस पे भी कनेक्ट करना होता है, दो पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो इसलिए हम करंट को नीचे भी लाते हैं, जंपर की हेल्प से हम इन तीनों को नीचे भी लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट वायर जो है जंपर की हेल्प से कनेक्ट हो गया, सेकेंड वायर इस वाले पे कनेक्ट हो गया जंपर के से, थर्ड वायर जंपर की हेल्प से इस वायर पे। यानी कि अभी इन तीनों वायर्स पे हमारे 33 kVA दौड़ने लगा है।
अब ये हमारे 33 kV जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर हम जंपर की हेल्प से आगे की ओर कनेक्ट कर देते हैं। जंपर सिर्फ हमारे कनेक्टिविटी का जरिया होता है, मतलब जंपर सिर्फ हमारे दो सप्लाईज को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि अब आगे वाले वायर्स पे भी अब 33 kV भी इसमें भी अब दौड़ने लगी है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारे वायर्स की फिर अगेन जंपर की हेल्प से हम इन तीनों 33 kV के तीनों वायर्स को अगेन ऊपर की ओर जंपर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 33 kV के जो हैं दो सप्लाईज को हम 11 kV में कन्वर्ट करें, यानी कि दो ट्रांसफार्मर एज यू कैन सी जो है वर्क कर रहे हैं और दो 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको ऊपर भी कर दिया है। तो जैसे इस पीछे वाले में भी आगे बढ़ जाती है, वैसे भी सप्लाई इन तीन वायर्स के थ्रू आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो जो है 33 kV के 11 kV में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब साथ ही नीचे वाले में भी 33 kV आ गया, ऊपर वाले में भी आ गया है। अब ये 33 kV फिर आगे जंपर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और ये अगली वाली बस पे यानी इस वाले बस पे कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी हमें कभी भी ज़रूरत होती है तो हम जंपर्स क्या होते हैं कि अगर जंपर्स हटा देंगे तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। तो इस वाले जंपर्स को जब हमें कभी भी उधर की पावर सप्लाई खत्म हो जाती है तो इन जंपर की हेल्प से जो है कनेक्ट कर देते हैं और आगे वाली सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाती है। अब सेम पिछली वाली बस की तरह इसके प्रोसीजर सेम होता है। ये भी स्विच हो गए हमारे, ये हमारे 3 वायर्स के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी 33 kV के 3 वायर्स आए, इस पर कनेक्ट हो गए और ये वायर्स के द्वारा आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। तो एज यू कैन सी कि दिस वन इज़ आवर फर्स्ट बस, दिस वन इज़ द आवर फर्स्ट बस एंड ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये हमने यहाँ पे एक और काम किया है कि हमने 33 kV के दो 33 kV वायर्स ले गए हैं जो हमारे दो ट्रांसफार्मर्स 11 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे सेकेंड बस हो गई। अब हम पिछले वाले पार्ट पे चलते हैं जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हमारे जो ये 33 kV के 3 वायर्स आए थे वो वहाँ पे कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पर जो वायर है उन्हें जंपर के थ्रू ऊपर से इंसुलेटर पर लाते हैं। इन 3 इंसुलेटर पर लाया जाता है एज यू कैन सी 1, 2 एंड 3। अब इन 3 इंसुलेटर पर लाने के बाद इन वायर्स को VCB में कनेक्ट किया जाता है। VCB दैट इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बेसिकली हम लोग 33 kV लाइन पर VCB का यूज करते हैं। अब जैसे कोई फॉल्टी कंडीशन आए तो VCB क्या करेगा, ये कट कर देगा। VCB सर्किट ब्रेकर है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा ताकि हेल्दी पार्ट में कोई फॉल्ट ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CT लगा हुआ है। CT का यूज़ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और मेजरिंग के लिए भी। अब हम देख सकते हैं कि इन तीनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया गया है और ऊपर जो आप वायर्स देख सकते हैं वो सपोर्ट देने के लिए लगाए गए हैं जिससे ये तीनों वायर्स एक दूसरे से टच ना हो। अब इससे होते हुए हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ लगे हुए हैं लाइटनिंग एरेस्टर्स। जैसे कभी बिजली गिरती है तो ये हमारे कंडक्टर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स को ख़राब कर सकती है। तो लाइटनिंग एरेस्टर्स का काम ये होता है कि बिजली को अट्रैक्ट करें और अर्थ में भेज दें। और अगर बिजली ज़्यादा होती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो वायर आप देख रहे हैं इसके थ्रू अर्थ में बिजली भेज दी जाती है। अब यहाँ पर हमारे 2 कनेक्शन आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला यहाँ से और दूसरा यहाँ से। और ये 3 वायर्स आके यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं और दूसरे 3 यहाँ 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो 3 वायर्स आके इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाते हैं और ये 3 वायर्स आके इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये वायर्स आके इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है। और जो आपने पीछे ट्रांसफार्मर देखा वो भी सेम वर्क करता है। यहाँ पर हमारी 33 kV 11 kV में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ से 3 वायर्स 3 फेस के निकलते हैं और ये तीनों वायर्स जाकर इंसुलेटर पर कनेक्ट होते हैं और अगेन फिर से ये इंसुलेटर पर कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इन वायर्स को आगे बढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। फिर ये कनेक्शन अगेन VCB में जाकर कनेक्ट हो जाता है। पीछे जो आपने देखा था वो 33 kV के लिए था, ये 11 kV के लिए है। हाई वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए हम VCB का यूज़ करते हैं, इसलिए हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हर जगह लगाते हैं। यहाँ पर 2 सप्लाई पैरेलल में
चल रही होती हैं और ये दोनों सेम वर्क करती हैं। इसके बाद हम 11 के बसेस को इनमें कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने से पहले मैं ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें 4 बसेस लगी हुई होती है। एज यू कैन सी उन 4 बसेस में से 3 बसेस फेस के लिए दी गई हुई हैं और एक बसेस अर्थ के लिए दी गई है। ये एक बस अर्थ के लिए इसलिए दी गई है क्योंकि जब करंट ज़्यादा हाई हो जाता है तो अर्थ को हम पावर सप्लाई कर देते हैं। और ये जो वाइट वायर आप देख रहे हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे कनेक्टेड कर दी गई है। इसको हम पैंथर वायर भी बोलते हैं और ये अर्थिंग विड्थ है और ये हमारी अर्थ से कनेक्टेड है। ये जो हमारी अर्थिंग वायर है वो ट्रांसफार्मर के लास्ट वाली बसेस से कनेक्ट रहती है और बाकी के बचे हुए फेस देते हैं। अब हम बसेस वाले पार्ट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज़ द हमारा BCB लगा हुआ है एंड दैट इज़ अवर ट्रांसफार्मर जो हमारे 3 फेज की सप्लाई दे रहा है एंड 4th वन इज़ द न्यूट्रल बस। तो हमारे जो 3 लाइव वायर्स होते हैं वो BCB से होते हुए हमारे इंसुलेटर्स पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग बताना चाहूँगा। तो इस ट्रांसफार्मर में सेम हमारे वायर्स BCB के थ्रू आते हुए कनेक्ट हो जाते हैं हमारे इंसुलेटर्स पे। अब नाउ अगेन जंपर्स के थ्रू हम अपने जो सप्लाई होती है 11 kV को उसको ऊपर की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऊपर से 11 kV अब हमारी ऊपर फ्लो करने लगी और ऊपर से जाते हुए हम डायरेक्ट फिर उसको जंपर्स के थ्रू जो है हम AB स्विच पे लाते हैं। AB स्विच पे इसलिए लाते हैं अगर कहीं भी हमारे 11 kV में फॉल्ट आ जाती है, अगर हमको कहीं भी रोकना है तो हम उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जैसे इसका फंक्शन पहले भी देख चुका है। तो हमारी AB स्विच जो है वो अगर सप्लाई को अगर ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई अगर कहीं फॉल्ट आता है तो हम उसको अपन से मैनुअली कंट्रोल करके यहीं पे सप्लाई अपनी रोक सकते हैं। और यही हमारी सप्लाई जो है आगे हमारे पूरे सिटी के लिए इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई पूरी सिटी के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है। क्योंकि सिटी का लोड हैवी होता है तो लोड हैवी होने की वजह से सिंगल ट्रांसफार्मर पूरा सिटी के लिए हमारे भेज दिया गया है। और जो हमारा सेकेंड ट्रांसफार्मर है वो सेकेंड ट्रांसफार्मर जो है वो अपने छोटे मोटे एरिया यानी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हमने इस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया। और ये ट्रांसफार्मर अगेन उसी तरह 3 फेज की सप्लाई आई 11 kV के जंपर्स के थ्रू जो है हमने उसको ऊपर कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर हमारा सेम प्रोसीजर फॉलो करने लगा जैसे पहले कर रहा था। अब अगेन जंपर्स के थ्रू हम उसको AB स्विचेस पे लाते हैं। AB स्विच पे लाए और AB स्विच पे इसलिए सेम जैसे पहले किया हमने, जिससे कि हमारी कभी भी फॉल्ट कंडीशन आती है तो हम यहीं से मैनुअली कंट्रोल कर सके। तो एज यू कैन सी यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन बस इसमें हमने अगेन क्या किया, हमने फिर जंपर की हेल्प से हमने तीनों ऊपर के जो 3 वायर्स थे जंपर्स की हेल्प से हमने अपने 11 kV को नीचे भी ला लिया। तो अब हमारे जो ये 3 एज यू कैन सी कि ये तीनों हैं, इन तीनों में भी हमारे जंपर्स के थ्रू 11 kV आ चुकी है और 11 kV अब हमारे पूरे बस पे सिंगल लाइन पे जो है वो फ्लो करने लगी है। तो दिस इज़ अवर जो नीचे की पूरी सप्लाई है 3 वायर्स है, इन तीनों पे हमारी 11 kV अब ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहीं से हम कनेक्ट करके जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग जगह पे हम सप्लाई दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे कर रहे हैं। तो हमारे नीचे के तीनों वायर्स पे 11 kV फ्लो कर रहा है तो हम कहीं से भी जंपर्स के थ्रू ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो है 3 जंपर की हेल्प से अपनी सप्लाई को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमारी 11 kV फिर जंपर्स के थ्रू हमने उसको डायरेक्ट फिर AB स्विचेस पे ला दिया है। AB स्विच जो हमारे ऑब्वियसली इनको मैनुअली अपन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद फिर जंपर्स के थ्रू अगेन हमने उनको कनेक्ट कर दिया और ये 3 11 kV के वायर जो है ये हमारी आगे कहीं सप्लाई देने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई देने के लिए निकल जाते हैं। एंड इसी तरह क्योंकि 33 kV पूरे बस पे पूरे नीचे के तीनों वायर्स पे फ्लो कर रही है तो अगेन हम जंपर्स के थ्रू उनको ऊपर की ओर कनेक्ट कर देते हैं 3 वायर्स को। फिर 3 वायर्स जो हैं जंपर्स के थ्रू अगेन हमारे AB स्विचेस पे आ जाते हैं जहाँ पे हम उनको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये 3 वायर्स हमारे किसी अलग एरिया पे सप्लाई देने के लिए निकल जाते हैं। एक्चुअली ये हमारे एरिया के एग्रीकल्चर फील्ड में सप्लाई देने के लिए जा रही है क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली अलग अलग छोटे एरिया में काफ़ी जगह सप्लाई दे रहा है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में सप्लाई जा रही है।
अब लास्ट वन हम भी फिर जंपर वायर के थ्रू हम इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं उसी नीचे से, एंड ये हमारी किसी पर्टिकुलर यानी हमें किसी विलेजेस वगैरह में सप्लाई अगेन दे दी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे कई विलेजेस, कई एरियाज, सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स पे हमारी जो है पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। तो हमारा पूरा सब स्टेशन इस तरह से वर्क कर रहता है। जाने से पहले वो हमारी VCP में भी जाता है। VCP अगर कहीं फॉल्टी कंडीशन होती है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है इसका फंक्शन, जबकि हम पहले दे चुके हैं। एंड हमारे यहाँ पे कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं कि कैपेसिटर्स क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज और करंट को जो है सेम फेज में लाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज और करंट हमारे सेम फेज पे नहीं होते हैं ना तो हमारे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो कैपेसिटर जो है हमारे वोल्टेज और करंट को सेम फेज पे रखता है। एंड जाने से पहले वो हमारे एनर्जी मीटर्स पे भी कनेक्ट होते हैं। एनर्जी मीटर्स वही हमारी करते हैं कि हमारे जो 11 kV की है उनकी एनर्जी को मेज़र करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया या फिर विलेज या फिर हमारे पर्टिकुलर सिटी में टोटल कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई वो भी एनर्जी मीटर के थ्रू हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा सब स्टेशंस का वर्किंग। अब यहाँ से हमारे 11 kV के 3 वायर्स खंभों में, जिनको यूटिलिटी पोल्स बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमारे 11 kV के 3 वायर्स इन खंभों में आ चुके हैं। हम हर 100, 200 या 300 मीटर की दूरी में खंभे लगाते हैं। ये खंभे लोहे के, किसी धातु के या कंक्रीट के बने होते हैं। ये खंभे काफ़ी ऊंचे होते हैं क्योंकि इन खंभों के थ्रू 11 kV की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। हम खंभे इसलिए लगाते हैं जिससे हमारी वायर्स शैक ना हो। हम खंभों के सपोर्ट के लिए 2 स्टे लगाते हैं। खंभों में डायरेक्ट करंट पास ना हो इसलिए हम वायर्स को इंसुलेटर से कनेक्ट करते हैं। हम वायर्स को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम जम्फर लगाते हैं। जम्फर को हम अप साइड से या फिर डाउन साइड से, दोनों ही तरीकों से लगा सकते हैं जिससे आपस में ये दोनों क्लैश ना हो और इसके बीच में गैप भी बना रहे और करंट खंभों में ना आने पाए। अब इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी खंभों के थ्रू आगे बढ़ती है। अब हमारे 11 kV के 3 वायर्स V शेप के पोल में आ जाते हैं। ये पोल्स हमारे घर के पास में लगे होते हैं। V शेप पोल में जो इंसुलेटर होता है वो वायर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में और वायर्स को पोल के कांटेक्ट में आने से रोकता है। 11 kV के 3 वायर्स हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं। सबसे पहले 11 kV का वायर इंसुलेटर में कनेक्ट होता है। इसके बाद हम वायर को गो स्विच से कनेक्ट करते हैं, पर कई जगहों पे गो स्विच यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि गो स्विच को ऑन लोड कंडीशन में कनेक्ट करना थोड़ा डेंजरस है। इसलिए हम कई जगह गो स्विच का यूज़ नहीं करते हैं और हम उस 11 kV की लाइन को ड्रॉप आउट फ्यूज से कनेक्ट कर देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में ज़रा भी रेटेड करंट से ऊपर का करंट फ्लो होता है तो ड्रॉप आउट फ्यूज तुरंत ही सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टीम वाले काम चोरी के लिए ड्रॉप आउट फ्यूज के जगह एक सिंगल वायर लगा देते हैं। अब फाइनली हम वायर को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में कनेक्ट कर देते हैं जो कि 11 kV को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी साइड को MCCB दैट इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं। अब हमारी ये 5 वायर इस साइड घरों में सप्लाई के लिए चली जाती हैं और ये 5 वायर इस साइड घरों में सप्लाई करती हैं। 5 वायर में से 3 लाइव वायर्स होती हैं, एक न्यूट्रल होती है और एक वायर स्ट्रीट में पावर देने के लिए निकाली जाती है। लाइव वायर्स वो होती हैं जो करंट को ले जाती हैं, न्यूट्रल वायर्स वो होती हैं जो करंट को वापस लाती हैं। करंट फ्लो करने के लिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ही ज़रूरी हैं। अब इन 5 वायर्स को रोल करके आपस में बांध दिया जाता है। ये वायर्स अब हमारे घरों को ट्रांसफ़र के लिए निकाल दिए जाते हैं। पावर सप्लाई करने के लिए ये खंभे लगाए जाते हैं।
ये खंभे इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि वायर शेक ना हो। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हम इन बॉक्स में आते हैं। ये कंपनी फ्यूज़ होता है जिसमें से जब बहुत ज़्यादा करंट आना फ्लो होता है तो वायर यहाँ से टूट जाती है। बहुत ज़्यादा करंट घर तक आए उससे पहले ये फ्यूज़ बीच में टूट जाते हैं। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। ये फ्यूज़ 50 एम्पियर का होता है। तो अभी तक हमने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर तक कैसे आती है। ट्रांसफार्मर के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी पोल तक आती है। इलेक्ट्रिसिटी पोल से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है। अब हम देखेंगे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में 2 वायर आ रहे हैं, एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में करंट होता है। लाइव वायर जो होता है वो करंट को लाने का काम करता है, वहीं जो न्यूट्रल वायर होता है वो करंट को वापस लेकर जाने का काम करता है। तो दोनों ही वायर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर उनमें से कोई भी एक वायर ना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइव और न्यूट्रल वायर के साथ एक और वायर हमारे घर में आता है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। अर्थ वायर अर्थिंग से कनेक्ट होता है और अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ वायर हमारे घर के अप्लाइंसेस को सडन वोल्टेज इंक्रीज और लीकेज ऑफ करंट से बचाता है। इसलिए अर्थिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फॉर दी हैवी अप्लाइंसेस। अर्थिंग हम घर पर भी कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं एक बता रहा हूँ। जैसे कि हम 2-3 मीटर पर एक गड्ढा कर सकते हैं और उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट लगा देते हैं और उसमें जो वायर कनेक्ट रहता है वो हम अपने अप्लाइंसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। बट आजकल जो सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ हैं उनमें स्पेस कम होने की वजह से गवर्नमेंट अर्थिंग वायर प्रोवाइड करती है। अर्थिंग जो है वो लोकल हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ही पूरे एरिया की इकट्ठी एक साथ कर दी जाती है। बट ऐसे ही अभी बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ना कि गवर्नमेंट के द्वारा अर्थ वायर प्रोवाइड करा गया है, ना ही उनके घर में प्रॉपर अर्थिंग है। इससे बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। अब हम मीटर की बात करते हैं। मीटर जो है वो रीडिंग किलोवाट आवर में लेता है, जो कि एक एनर्जी की यूनिट होती है। हम सिंपल टर्म्स में समझें तो पावर इनटू टाइम। तो जब हमारे घर में 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ होती है तो वो 1 यूनिट शो करती है मीटर में। और ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो काउंट होता है। तो जैसा अब हम देख सकते हैं कि 2 वायर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे घर में आते हैं तो पहले मीटर से आकर कनेक्ट होते हैं, फिर मीटर से वो जो हैं वो हमारे घर में जाते हैं। इसके बाद हमारे जो 2 वायर्स होते हैं लाइव और न्यूट्रल, वो इस ELCB में आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक लीकेज सिस्टम ब्रेकर, जो कि लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ये हमारे लाइव और न्यूट्रल को यहाँ अगर इस बटन से ऑफ कर देते हैं तो हमारी सप्लाई डायरेक्टली ऑफ हो जाती है। अर्थ वायर हम यहाँ नहीं लाते हैं, कोई नीड नहीं है। अर्थ डायरेक्ट अर्थिंग रहती है, सो पोटेंशियल उसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो ऑलरेडी 0 रहता है। न्यूट्रल को इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि अगर लाइव और न्यूट्रल अगर कभी भी कनेक्ट हो गए तो वो डायरेक्ट सप्लाई बंद कर सकेंगे। एज न्यूट्रल ऑब्वियसली 0 है, करंट सिर्फ लाइव में होगा, लेकिन फिर भी अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो रिस्क हटाने के लिए इन दोनों को ELCB में यानी मेन स्विच में देते हैं। अब जो हमारे 2 वायर हैं लाइव और न्यूट्रल, दैट इज फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, एंड अर्थिंग वायर भी होता है, बट इन दिस केस अर्थिंग इज नॉट प्रेजेंट, सो वी कैन सी द अर्थिंग हियर। अब ये दोनों MCB में आ जाते हैं। MCB दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब यहाँ से डायरेक्ट पावर सप्लाई हर रूम की बंद कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऑफ कर दें, ये ELCB की तरह ही होता है, लेकिन MCB पर्टिकुलर रूम के लिए होता है। अब यहाँ पर ब्लू वायर्स आर फेस वायर्स, ब्लैक वायर्स आर न्यूट्रल वायर्स एंड येलो वायर्स आर फॉर द इन्वर्टर। अब इसकी वर्किंग कुछ इस तरह है कि ये 3 वायर्स ब्लू, ब्लैक एंड येलो इस पैसेज के थ्रू निकल गए हैं बाहर साइड सप्लाई देने के लिए। एंड ये 2 जो हैं ब्लू एंड ब्लैक, ये तो मेन सप्लाई ELCB से आए हुए हैं, और जो बचे हुए 3 वायर्स हैं वो इस बात से होते हुए आगे पूरे घर की सप्लाई के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अब इन वायर को बीच में से छील देते हैं और उसमें और अलग वायर लगा के टेपिंग करके आगे के लिए भेज दिया जाता है। तीनों ही वायर्स में किया जाता है। यहाँ इस पार्टीशन में एक जो लेफ्ट साइड जा रहा है और एक जो सामने आगे निकल के जा रहा है वो आपस में पैरेलल में है। पैरेलल सिस्टम्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो वोल्टेज 220 वोल्ट है हर एक अप्लायंसेज और रूम में मिल जाता है, और दूसरा ये कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो हीट लॉस भी कम होती है। अब ये जो 2 बल्ब्स हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते तो अगर एक बल्ब ऑफ होता तो दूसरा भी होता, एंड पैरेलल में यही फायदा है कि अगर एक ऑफ हुआ तो दूसरा चलता रहेगा। अब यहाँ ये जो बड़ा वाला अर्थिंग के लिए होता है
इन दोनों में ही हम किसी पर भी न्यूट्रल लगा सकते हैं। और इधर फेस दे दिया है और ऊपर भी फेस दे दिया है, और फेस के साथ ही हम इन्वर्टर वाला कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर पावर ऑफ होता है तो इन्वर्टर वर्क करने लगे। इन्हीं बोर्ड से हम सप्लाई देते हैं अलग अलग जगह की। जैसे यहाँ इन 2 बल्ब्स के लिए ये 2 बटन्स हैं। एज न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती पंखों या लाइट वगैरह को, सिर्फ प्लग वालों को ही न्यूट्रल देते हैं। तो यहीं से सिंगल लाइव वायर दोनों से निकाल के रिस्पेक्टिवली दोनों बल्ब को दे दिए गए। यूजुअली हम घरों में ट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं जैसे कि दिखाया जा रहा है, पर रिंग सिस्टम का भी यूज़ होता है। रिंग सिस्टम मतलब अपने चारों ओर लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर फैला देते हैं और फिर एक ही जगह से जोड़ देते हैं। इसी तरह सिंगल एक वायर जो है यहाँ से ऊपर जाते हुए फैन के लिए सिंगल लाइव वायर गया है। यहाँ वैसे एक फ्यूज़ भी लगा होता है, क्योंकि फ्यूज़ लगेगा तो एक पर्टिकुलर रूम की पावर सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है, पर वैसे नॉर्मली फ्यूज़ लगा होता है।